सीटेट 2023 ऑफलाइन, सेट प्रैक्टिस सीडीपी, मैथ्स प्लस ईवीएस। 30 क्वेश्चन होंगे इस सेट में। 30 क्वेश्चन सीडीपी के, 30 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के और 30 ईवीएस के, यानी कि 90 क्वेश्चन प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में करेंगे। इस क्लास में देखिए, क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से पहला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, ऑप्शन दिया आपको यहाँ पे। ऑप्शन 1 है ए सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, सी उत्कृष्ट बुद्धि और डी प्रतिभाशाली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन है 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। इसका सही जवाब होगा चारों ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही है, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकीय विधि। पहला ऑप्शन देखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक विधि, दूसरा तुलनात्मक विधि, तीसरा विकासीय विधि और चौथा सांख्यिकीय विधि। इसमें सही जवाब कौन सा है? तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि जो है विकासीय विधि है, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और ऑप्शन 4 भाषात्मक बुद्धि। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जवाब आपको अभी कमेंट में देना है। ध्यान से देखिए, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनसे कौन सा नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से 7 में से 3 है, 1 नहीं है, वही बताना है। ए नंबर है स्थान संबंधी बुद्धि, बी नंबर है भावनात्मक बुद्धि, और सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी भाषात्मक बुद्धि। तो इसका सही जवाब है भावनात्मक बुद्धि जो है, गार्डनर द्वारा 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया गया है, उसमें से नहीं है। तो भावनात्मक यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं हम लोग। 5 है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष, तो इसका मतलब हुआ वास्तविक आयु 4/5, नहीं उल्टा हो रहा ना, 5 वास्तविक आयु 5/4 गुने 100, निकाल के देख लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 25 बार में 100 कटेगा, 25 पचे 125, ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? यानी कि इस कथन को किसने कहा? ध्यान से देखिएगा, यह किसने कहा? B.N. झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। तो इसका सही जवाब जो है स्किनर होगा। क्या स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? स्किनर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 होगा आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 CDP का ये 7th नंबर प्रश्न है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो ध्यान से देखिए कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो याद रखिएगा,
हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की अवस्था यानी कि आयु में पहचानने लगते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है एलेक्सिया, प्रश्न संख्या 8। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया जो है ये लिखने में अक्षमता जो होती है उसको हम लोग एलेक्सिया कहते हैं, लिखने में अक्षमता। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, फिर इसका जवाब कमेंट में दें। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। इसका सही जवाब होगा 11 से 15 वर्ष जो है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 10। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? इसका ऑप्शन है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। कितने दिन? 280 दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल, जेम्स सली। तो इसका सही जवाब है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार जो है एक आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको याद होना चाहिए कि बालक का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए सही है। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13। विकास के संबंध में गलत कथन है, यानी कि विकास के संबंध में ये जो 4 कथन हैं A, B, C, D, इनमें से कौन गलत है ये बताना है।
विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है विकास, दिशा सिर से पैर की ओर, और डी वर्तुलाकार गति। विकास के संबंध में गलत कथन पहचानना है। तो इसका सही जवाब जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर जो दिया हुआ है विकास, ये गलत कथन है, उल्टा दिया हुआ है, सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए। तो ए प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सही है। प्रश्न है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिंब, बीजीकरण, भ्रूणावस्था। तो डिंब, बीजीकरण और भ्रूणावस्था जो है गर्भधान काल की अवस्था है, लेकिन शैशवावस्था गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गर्भधान काल की अवस्था शैशवावस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता जो है कहलाती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, फिर ऑप्शन 4 यानी कि डी है, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। इसका जवाब आप कमेंट में दें। आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। सही जवाब कमेंट में दें। देखिए, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है क्वेश्चन है, तो इसमें मन तथा शरीर का विकास सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन ये सही है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता मन तथा शरीर के विकास कहलाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 CBP का आज का आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ए नंबर है पैर का, बी सिर का, सी धड़ का, डी सभी का। इस प्रश्न का सही जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में दीजिए। देखिए, गर्भ में सबसे पहले बच्चे का जो अंग, जिस अंग का निर्माण होता है उसमें सबसे पहला अंग न पैर है न धड़ है और सभी तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट आंसर इसका दीजिए आप बी सिर। सबसे पहले सिर का निर्माण होता है गर्भ में बच्चे का। प्रश्न संख्या 17। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 206, 230 और 270 और 320। तो ये तो सामान्य प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, यानी कि बालक जो है 6 माह में अपनी माँ को पहचान सकता है, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में।
बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, यानी पहचानने लगता है 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह। तो इसका सही जवाब, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। 3 माह में ही बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। 19 नंबर पर है आपके सामने। देखिए, एक बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। प्रश्न संख्या 19 है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो याद रखिएगा, बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार जो होता है 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन CDP 30 में 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और 90 क्वेश्चन का ये सेशन है। 30 CDP का क्वेश्चन है इसमें और 30 EVS का, 30 मैथ्स पेडागोजी का। 90 क्वेश्चन का ये सेट है 3 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अब आ जाइए प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है। ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था और डी शैशवावस्था व किशोरावस्था। इस प्रश्न का जवाब, सही जवाब जो है वो है कल्पना जगत में विचरण शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों का, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 21 बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बालक मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष में कर लेता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 22 22 नंबर प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहेलियों की साइकिल चलाना, 3 पहियों है, 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिया वाला वो जो लकड़ी का बना होता है साइकिल चलाना, यह में होता है। तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दें। आपके पास समय है 10 सेकंड का। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, 3 पहिया साइकिल, यह कार्य किस अवस्था में होता है? आपको यहाँ पे 4 अवस्था दिया गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। कौन सा अवस्था है? तो इसका सही जवाब जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो है 3 पहिए वाली साइकिल बच्चे चलाते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को बोलते हैं। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है?
निम्न में से किस घटना की ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। तो इन चारों ऑप्शन में सही जो ऑप्शन है, सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, प्रकाश, लाइट। प्रकाश की ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होना प्रारंभ करता है। संख्या 24 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जो जिज्ञासा होती है उसका क्या किया जाना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो बालक की जिज्ञासा जो है उसका दमन नहीं करेंगे हम, नेगेटिव बात है। उत्तेजित भी नहीं करना है और एक्टिव भी नहीं करना है। तो जिज्ञासा जो होती है उसको शांत करना है। जो भी बच्चा चाहता है, जो भी जानना चाहता है, समझना चाहता है, उसको समझाएं और शांत करें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, शांत। प्रश्न संख्या 25। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ध्यान से ऑप्शन देखिए। 1930, 1887, 1889, 1879 और 1590। तो इसमें देखिए भारत में विकास की जो शुरुआत मानी जाती है उसका समय 1930 है। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है पहला आपका रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन जो है उसका चुनाव कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह असुरक्षा, यानी कि असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 27। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। इसका सही जवाब आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 28। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन
हॉर्लॉक का है, जेम्स ड्रेवर का है, मैकडूगल का है कि मुनरो का है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से सही जवाब कौन सा है? तो हॉर्लॉक का है। हॉर्लॉक ने कहा था विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यानी उत्पन्न करता है। अब हम लोग 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? यहाँ पे आपको ऑप्शन है, पहला ए नंबर, बी, सी और डी। जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल, गिफ्रे। तो ये जो कथन है किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतम और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये स्टैनली हॉल का कथन है। स्टैनली हॉल ने ये कथन दिया है। प्रश्न संख्या 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले ऑप्शन है हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, ई.एल. पील। चारों में सही जवाब कौन सा है? किन्होंने किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन की अवस्था बताई, और ये बताते हुए किशोरावस्था को परिभाषित किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे। अब हम लोग नेक्स्ट ईवीएस के 30 प्रश्नों को करेंगे। आपके सामने है प्रश्न, ईवीएस का पहला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, असंरचनात्मक तरीके से और सतत। फिर 4 नंबर है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ये 4 ऑप्शन है, चारों में प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, आकलन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर में जो है आकलन में शामिल होना चाहिए, चारों ऑप्शन में 3 नंबर है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीका से अवलोकन होना चाहिए और बच्चों और अभिभावकों के साथ उसका फीडबैक देना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए। तो ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न संख्या 2, सेकेंड प्रश्न है आपके सामने। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक अवकलन डैश को शामिल नहीं करता है। रचनात्मक अवकलन डैश को शामिल नहीं करता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका यहाँ पे, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग,
शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। तो इस प्रश्न का जवाब, सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है प्रश्न में। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक अवकलन को शामिल नहीं, आकलन हो गया ठीक है, नहीं करता है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, ये जो है प्राथमिक स्तर का नहीं है, बाकी सब है। तो ऑप्शन 1 सही है। ईवीएस प्रश्न संख्या 3। ईवीएस प्रश्न संख्या 3 जो है आपका, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। ए, हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, बी, गृह कार्य मूल्यांकन, सी, परियोजना कार्य मूल्यांकन, डी, मौखिक परीक्षा। नीचे दिए गए तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? ए और बी, ए और डी, बी और डी, ए और बी। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सही है? देखिए, कक्षा 5 के ईवीएस विषय में मूल्यांकन की तकनीक का बात किया जा रहा है, यानी प्राथमिक स्तर कक्षा 5 के लिए। तो हस्तसिद्ध क्रियाकलाप तो होना ही चाहिए। गृह कार्य मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। परियोजना कार्य मूल्यांकन भी नहीं आएगा प्राथमिक स्तर पे। मौखिक परीक्षा आएगा, यानी कि ए और डी। तो ए और डी ऑप्शन 2 में है। ए और डी किस में है? ऑप्शन 2 में है, यही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 में ही आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? रूपात्मक आकलन, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, यह भी नहीं होगा। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, यह भी रूपात्मक आकलन में नहीं आएगा। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, यह भी नहीं आएगा। जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, ये होगा। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ऐसा कौशल नहीं है? तो पूर्व अनुमान आएगा, ये कौशल है। निर्धारण पे डाउट है, निष्कर्ष निकालना भी होगा, अवलोकन भी होगा। तो निर्धारण जो है पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों का केंद्र बिंदु में पूर्वानुमान हो गया, निष्कर्ष निकालना हो गया और अवलोकन हो गया, लेकिन निर्धारण नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है, जो नहीं आएगा, कौशल नहीं है, वही टिक लगाना है आपको। तो ऑप्शन 2 सही है, निर्धारण। प्रश्न संख्या 6, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है?
कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो प्रश्न पूछना तो उपयुक्त है, न्याय और समानता के प्रति चिंता भी उपयुक्त है, सहयोग की भावना भी उपयुक्त है, स्मरण रखना ये उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा एक। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ये तो किया जा सकता है। शिक्षार्थियों की शिक्षा को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ये भी किया जा सकता है। केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करने की, कुछ पक्षों पर, ये नेगेटिव लग रहा है। बच्चों के कार्य संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये जो है कुछ कार्य उस पक्षों की बात कर रहा है, इसलिए नेगेटिव बातें हैं। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है वो बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इनमें आनंद आता है। सी, शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। डी, किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन है पहला ए, बी और सी, केवल डी, ए और बी, ए और सी और डी। तो इसमें सही जवाब जो होगा सत्य कौन सा है ये पता लगाना है हम लोगों को। ए नंबर, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है, हाँ मौखिक परीक्षाएं, ये भी सही है। फिर आपका ड्राइंग, ये भी सही है, बच्चे आनंद लेते हैं ड्राइंग में। शिक्षकों अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ऑप्शन सी जो है ये भी सही है। लेकिन डी जो है, किसी को नहीं रोकने की नीति को ध्यान में रखने की बात किया जा रहा है, आकलन कोई आवश्यकता नहीं है, ये निगेटिव बातें हैं, इसलिए डी को छोड़ के बाकी सब सही है। तो ऑप्शन 1 सही है, ए, बी और सी तीनों सही है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। अब इसमें सही जवाब जो है वो कौन सा है? मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्त्यात्मक योग्यता, ये तो होगा नहीं। सिर्फ स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, तो यही होगा, ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 2 सही है इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 10 पे ध्यान दीजिए, इसको करना है अभी।
दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में ऑप्शन है, पहला, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, खिलाने के लिए या खेलने के लिए। दूसरा, बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। 3 नंबर, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 4, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो ये तो फुल्ली निगेटिव है, प्रकरण को तुरंत बदलने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि हम एक शिक्षक के रूप में क्या करें जो सही हो। तो बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए भेजा जाए, ये भी गलत है। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर, ये भी गलत है। पाठ को रोचक बनाने की बात की जा रही है, ये एग्जैक्ट है। और प्रकरण तुरंत बदलना भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करें। इससे बच्चे जो है एक्टिव होंगे और पाठ रोचक तरीके से समझ पाएंगे। प्रश्न संख्या 11, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना यानी कि खाद्य श्रृंखला की अवधारणा पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावशाली है? 1 नंबर है, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखने के लिए और लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। 3, जीवों के प्ले कार्ड बनाने और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। 4 नंबर, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों से कहना। ये 4 ऑप्शन हैं और ये जो है प्रीवियस ईयर, जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं, ये सभी पर्यावरण ईवीएस में आए हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। देखिए, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना यानी कि अवधारणा को बच्चों को बताना है, इसका कंसेप्ट देना है। तो विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यूह की रचना प्रभावशाली होगा? इसके लिए सबसे सटीक है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन 3 सही है। ट्वेल्व नंबर प्रश्न है, वायु हर जगह है। क्वेश्चन है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्यों हमारी हड्डियों में, यानी कि क्या हमारे हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल, यानी स्किल की बात की जा रही है, कौशल। तो यहाँ पे जो है शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है, तो बच्चे प्रश्न का जवाब क्या सोच के देंगे, है ना? तो वर्गीकरण कौशल, वर्गीकरण तो करने की बात हो नहीं रही है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? ऐसे प्रश्न है।
तो जो कौशल विकसित होगा यहाँ पे वो होगा, बच्चे सोचेंगे, सोच करके जवाब देंगे, यानी कि चिंतन कौशल का विकास करना चाहता है यहाँ पे शिक्षक। तो ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 2 सही है इसका, चिंतन कौशल। अब है आपके सामने प्रश्न संख्या 13। देखिए प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित यानी परफॉर्म करने के लिए कहना। अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। तीसरा, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। 4, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण को प्रदर्शित करना। तो यहाँ पे सबसे सटीक जवाब जो होगा और सही जवाब वो है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए यानी कि परफॉर्म करने के लिए कहना। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1 सही है इस प्रश्न का जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों यानी कि क्रम में नहीं है
का अनुपालन करें। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्नलिखित का अनुपालन करें, इसमें से सही क्रम कौन सा है ये बताना है आपको जवाब में। प्रश्न संख्या 14 है, ये CDP के 30 प्रश्न हो चुके हैं और EVS के प्रश्न संख्या 14 पे हम लोग हैं। इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा, तो 4, 2, 1, 3 यानी ब्लूप्रिंट ये भी नहीं होगा। फिर 2, 4, 1, 3 सबसे पहले जो आएगा वो है 2, तो 2 और किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, पहले प्रश्न पत्र बना है तो उसका रूपरेखा डिजाइन न तैयार किया जाएगा, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, फिर प्रश्न लिखा जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद प्रश्न लिखा जाएगा और प्रश्न लिखने के बाद प्रश्न पत्र का संपादन लास्ट में होगा, यानी कि सेकेंड नंबर, पहले 2 नंबर यानी कि रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, प्रश्न पत्र का संपादन करना। ये सीरियल नंबर से इसको आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स। इससे क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन इधर उधर करके पूछा जा सकता है इस बार भी। ये प्रीवियस 2021 के सारे क्वेश्चन हैं, 2021 के पेपर में जो पूछे गए थे, 2019 में भी ऑफलाइन हुआ था, फिर इधर 22 दिसंबर ऑनलाइन हुआ, ये सारे चीज़ हैं। तो आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगी, यानी कि किसमें शिक्षार्थियों की मदद करेगी। जीव जंतु संरक्षण के कौशल के विकास में, दैनिक समय सारणी की दिनचर्या में बदलाव, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में दें, आपको समय मिल रहा है 10 सेकेंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने की बात की जा रही है इस ऑप्शन में, तो यही सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को 1 नंबर ऑप्शन, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। दूसरा, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तीसरा, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषतः 4 नंबर है, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन जो है पर्यावरण
अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए एवं सम्मान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। और 4 नंबर ऑप्शन है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका प्रश्न संख्या 16 का 1 जवाब आया है 1, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। एक जवाब दिए हैं 16 का फर्स्ट, लेकिन थोड़ा एक बार और पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोणों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना और विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। इन दोनों में सही जवाब जो है आपका 3 नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार प्रश्न करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। ऐसे प्रश्न पूछने का उनका क्या उद्देश्य है, शिक्षिका हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है अवलोकन कौशल में सुधार करने की बात, संवेगात्मक कौशल को सुधारना, चिंतन कौशलों में सुधार, बोलने संबंधी कौशलों में सुधार। तो यहाँ पे देखिएगा अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले यानी कि कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। तो कल्पनापरक किससे रिलेटेड है? अवलोकन से भी नहीं है, फिर आपका संवेगात्मक कौशल नहीं है, चिंतन कौशल आ जाएगा, बोलने संबंधी कौशल ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है चिंतन कौशलों में सुधार करने के लिए ऐसे प्रश्न। हाँ 3 नंबर सही है, बहुत अच्छा। इस प्रश्न का सही जवाब है 3। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग करेंगे आगे। प्रश्न संख्या 18 ईवीएस का आज के सेशन का प्रश्न संख्या 18। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। ऑप्शन है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। घर से बाहर अक्सर आने जाने के से बचें, यानी कि घर में ही रहें, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करें। तो ये 4 ऑप्शन हैं और ये समझ पर आधारित प्रश्न है, सोच पर आधारित प्रश्न है। इसका जवाब आप कमेंट में दें अभी। पायल भारती 18 का 4। अच्छा, पुनः कोशिश करें। 18 का 4 नहीं होगा। 18 का 4 नहीं होगा। हाँ 18 का 1 होगा। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का यदि हम लोग प्रयोग करेंगे तो ऐसे तो सार्वजनिक साधन बस का प्रयोग कर सकते हैं, ट्रेन का प्रयोग कर सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से हम अपने साधन का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने अपने साधन का प्रयोग करें तो उससे ज़्यादा प्रदूषण, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान होता है।
इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना है, न कि कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन का प्रयोग करना है। ये भी गलत हो जाएगा। घर से बाहर अक्सर आने जाने के से बचना, ये तो संभव ही नहीं है कि हम लोग घर में रहें। फिर अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जाँच कराएं। ये भी सटीक जवाब इसका है 1 नंबर। आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, सही जवाब है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 19 आज का ईवीएस का है। ये 30 प्रश्न में 19 नंबर, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 नंबर, कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन, इसमें से सही कौन सा है? ये भी सोच पे आधारित प्रश्न है। आप सोचिए और इसका सही जवाब सोचिए और दीजिए। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब कक्षा की विविधता की पूर्ति, ये भी नहीं होगा। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, तो ये तो, और पाठ को आनंददायक बनाना, ये भी नहीं होगा। भाषिक कौशल को बढ़ावा देना, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन? 2 नंबर। देखिए क्या है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं का उपयोग करने से होता है। हाँ, 19 का 2 सही है। चलिए नेक्स्ट का प्रश्न है आपका 20 नंबर। 19 का 2 सही है। 20 नंबर ध्यान से देखिएगा। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 से 2 यानी कि 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। एनसीएफ जो है 2005 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी, यानी कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन नहीं ना है, 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 1, 2 में नहीं है कोई भी पाठ्य पुस्तक। इसका क्या कारण है? उपयुक्त कारण बताना है। तो यदि आप एनसीएफ 2005 से रिलेटेड थ्योरी पढ़े हैं तो इसका जवाब दे सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, नेगेटिव चीज़ हो गई। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं के लिए है, ये भी सही नहीं है। फिर कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ये भी गलत बात है। तो सही अब लगता है कि 4 ही बच रहा है। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, यही है ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। नहीं, 2 नंबर नहीं होगा। 20 का 4 जवाब जो है ना सही है। एनसीएफ 2005 से संबंधित जो ईवीएस से संबंधित एनसीएफ 2005 के कंटेंट हैं दिए गए हैं, उसको पढ़ना होगा आपको। चलिए ऐसा नहीं है। ईवीएस जो है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 2 से आगे के लिए है। पर्यावरण सबके लिए है, कक्षा 1, 2, 3, लेकिन 3 से जो है उसके लिए पाठ्य पुस्तक है। और संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना है बच्चों को, तो उसमें पाठ्य पुस्तक नहीं दिया है एनसीएफ के अनुसार, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, सीरियल नंबर थोड़ी सी PDF में गड़बड़ है, 22 नंबर है प्रश्न आपके सामने। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषाएं। पहला, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा की बात की जा रही है इस प्रश्न में। दूसरा है, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। तीसरा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। अच्छा, 20 नंबर तो क्या बोल रहे हैं, नहीं पूछा है। इनके लिए उपयुक्त कारण है, पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुति नहीं की है। नहीं, इनके लिए सबसे उपयुक्त कारण पूछ रहा है ना 20 नंबर में। थोड़ा ध्यान से इस प्रश्नों को एक बार बैक करके देख लीजिए। ये 22 नंबर, 22 का सही जवाब अभी आया हुआ है आपका। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं, तो बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन 3 सही है। 23, इस प्रश्न को ध्यान से देखें सभी लोग। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। 1 नंबर, विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। 3, बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। 4, बच्चे की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ये 4 ऑप्शन हैं। 4 में सही जवाब कौन सा है आप कमेंट में दें, उसके बाद बताया जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर 3 नंबर है, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में ये नहीं होगा। देखिए, प्राथमिक स्तर EVS की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वो भी ध्यान में रखना है हम लोगों को। बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुँचाता है। विषय से जो है ना, विषय में बच्चों के अनुभव को संसार से, यानी कि उसके आसपास के परिवेश से, हाँ पायल भारती का जवाब सही है, जोड़ना है और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना है। आसपास के परिवेश से जोड़कर बच्चों को बताया जाना चाहिए। तो ये सारे चीज़ हैं, ऑप्शन 1 सही है। अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को करेंगे। 24 में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रश्न भी सामने हैं, इसको पढ़िए। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात, फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। पहले वनस्पति और प्राणी जगत के जीवों के बारे में पढ़ा दिया गया, फिर उन लोगों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा, यानी कि किस चीज़ में सहायता करेगा अगर उन लोगों को राष्ट्रीय उद्यान घुमाने के लिए ले गया गया। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। दूसरा ऑप्शन है कक्षाई अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। तो यही आंसर मिल गया, देखिए ध्यान से।
फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मज़ा लेने में। तो ये जो है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कक्षा में जो गतिविधि हुई ना, कक्षाई अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ हाँ जोड़ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, ठीक है ना, ऑप्शन 2। जल्दबाजी में जवाब न दें, सोच समझ के जवाब दें, क्योंकि यदि ऐसे ही करेंगे आप लोग तो जल्दबाजी में अब हो गया, फिर ऑफलाइन चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार रंग दीजिएगा तो रंगा गया। देखिए अब प्रश्न हम लोग करेंगे 25 नंबर। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, एवरेज से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावशाली होगी? उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना, यानी कि आगे वाला बेंच पे, और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन करना। दूसरा, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। देखिए ये जो उपचारात्मक और सुधारात्मक शिक्षण है, गणित पेडागोजी में भी पढ़ाया गया है, ईवीएस में भी पढ़ना है, ठीक है। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। 3 नंबर है, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। 4, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त गृह कार्य देना, होमवर्क दत्त कार्य, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट में दें। चलिए ध्यान से देखिए एक बार, इसका जवाब क्या होगा। औसत से कम 4 बच्चे हैं, अच्छा 25 का 2, सोना बाबू और पायल भारती भी 2 जवाब दिए हैं, 2 लोग, 25 का 2। उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना, 1 नंबर जवाब है, यही होगा। और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऑप्शन 2 सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखिए और इसका जवाब दीजिए। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया बोलने और सुनने, पढ़ने, सुनने, बोलने, बोलने और सुनने, पढ़ने, सुनने, बोलने। सेकेंड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी अक्षमता से संबंधित है। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन, और इसका सही जवाब आप लोगों ने दिया है, 2 नंबर सही है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है ईवीएस का 27 नंबर। सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, ठीक है। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये जो है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग है, यहाँ पे ब्रेन हो गया है, ब में रहेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आंदोलन। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है आज के 8 बजे वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। मस्तिष्क उद्वेलन भी बोला जाता है इसको, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इस टॉपिक को 8 बजे जो लाइव क्लास करेंगे हम लोग जूम मीटिंग पे, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है, यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। 2 लोगों का जवाब आया है 4 ऑप्शन, अभी ऑप्शन हम पढ़े नहीं हैं।
सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंतः संबंध, व्यक्तिगत भिन्नताओं। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 4, व्यक्तिगत भिन्नताओं। 4 नंबर ही सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान का संबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिक भिन्नताओं। तो ये है 28 नंबर प्रश्न और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। सोचिए, कक्षा में एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसका सही जवाब होगा ज्ञान का संबंध एवं स्थानांतरण। नहीं, पुनर्बलन नहीं होगा। हाँ, 3 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 29, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य असाइनमेंट का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। असाइनमेंट यानी दत्त कार्य होता है ना। पहला ऑप्शन है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना। तीसरा ऑप्शन है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो ये प्रश्न जो है आपका 29, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य यानी असाइनमेंट का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में रखना। तो इसका सही जवाब जो है पहला है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। बच्चा जो है असाइनमेंट के प्रश्नों को जब करता है तो अधिगम करता है और उससे विस्तारित उत्तर लिख के लाता है। और ईवीएस का लास्ट प्रश्न, ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन पढ़िए फिर ऑप्शन पढ़ना है। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हाँ, 29 का 1 होगा, सही है। एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, अब ऑप्शन देखिए, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। और 4 नंबर है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो आपका 4 नंबर है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो आज का सेशन लगता है यहीं समाप्त करना होगा। 2:43 पौने 3 का लगभग हो गया है। हाँ, 30 का 4 सही है। 30 का 4 आप लोगों का भी जवाब सही है। अब देखिए यहाँ से आगे जो है गणित पेडागोजी के 30 प्रश्न हैं। अब इन 30 प्रश्नों को, गणित पेडागोजी के जो 30 प्रश्न हैं इनको हम लोग कल के क्लास में करेंगे। कल 1:30 से
सेशन चलेगा दोपहर में सेट प्रैक्टिस का। तो 30 प्रश्न ऐसे गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश आवश्यकता है। तो ये जो है आगे इसमें आपके 30 प्रश्न हैं गणित पेडागोजी के, इनको व्याख्यात्मक रूप में कल डील किया जाएगा। अभी ये जो है आपका लाइव क्लास आज से शुरू हुआ है। पहला सेट हमने तैयार किया है 90 प्रश्न का, जिसमें 60 प्रश्न कराया गया CDP का, 30 और 30 EVS का। 30 मैथ का जो है वो कल होगा, और कल के क्लास में मैथ पेडागोजी के साथ साथ हिंदी के भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी भाषा 1। तो 30-30 60 क्वेश्चन कल के क्लास में होंगे। 1:30 में लाइव क्लास स्टार्ट होगा कल भी 1:30। और हम लोगों का जूम मीटिंग पे जो है वो जितने बच्चे अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं उनके लिए जूम मीटिंग पे रात में ऑनलाइन, और ऑनलाइन भी बच्चे जो हैं ज्वाइन हैं, जो इनरोल हैं मार्गदर्शन एकेडमी में, उनका जूम मीटिंग पे क्लास चलता है डेली 8 बजे रात को, कंटेंट और MCQs फुल थ्योरी के साथ। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद।